नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको दोस्तों शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहा जाता है। डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। अब 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो कल की क्लास में जो हमने डीपीएसपी को स्टार्ट किया था, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, इसको जो है संविधान के भाग 4 में जो है रखा गया है। और संविधान के भाग 4 में जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हम पढ़ते हैं। कितना? आर्टिकल 36 से 51 तक। अब जो ये डीपीएसपी सिद्धांत है यानी डीपीएसपी है, इसको कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अब जो डीपीएसपी है, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, यानी कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। और यदि बात की जाए जो ये डीपीएसपी हैं, ये जो है किसी भी राज्य के द्वारा लागू नहीं, ये जो है किसी भी न्यायालय यानी कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, क्योंकि इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान नहीं है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही कल की क्लास में हम एक दो स्टेटमेंट हमने जाने थे, जैसे केटी शाह के द्वारा कहा गया था डीपीएसपी यानी राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये जो है बैंक अपनी सुविधा के अनुसार जो अदा करता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? केटी शाह ने। साथ ही डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा था? जी ऑस्टिन यानी ग्रेवलिन ऑस्टिन ने कहा था। और साथ ही जी ऑस्टिन की यदि बात करते हैं तो इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम था, जी ऑस्टिन की पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी पुस्तक के लिए भारत सरकार ने 2011 में इनको नोबेल पुरस्कार नहीं बल्कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। और 2014 में मृत्यु हो गई थी जी ऑस्टिन की। अब जो आगे के स्टेटमेंट बचे उनको पढ़ेंगे और उसके बाद जो हम आर्टिकलों को एक एक करके अच्छे से जानेंगे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो है डीपीएसपी को जो है संविधान की एक अनोखी विशेषता कहा था। यानी जो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो है संविधान की एक अनोखी विशेषता या नई विशेषता कहा था। केसी व्हीलर के द्वारा डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा गया था। एल.एम. सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा जो है डीपीएसपी को संविधान का जीवनदायी प्रावधान जो है कहा गया था। क्या दोस्तों? जीवनदायी प्रावधान कहा गया था। टी कृष्णाचारी डीपीएसपी को भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान कहा था। मतलब टी कृष्णाचारी ने कहा था डीपीएसपी को, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनको भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान यानी सच्चा कूड़ादान, जब इनका उल्लंघन करने पर कोई भी सज़ा का प्रावधान नहीं है तो इनको जो है जोड़ने से क्या फ़ायदा। इसीलिए जो इन्होंने टी कृष्णाचारी ने इनको वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान कहा था। तो ये 6 स्टेटमेंट थे जिनसे क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, यानी कानून बनाते समय जो है डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। याद रखें, यानी जब कोई भी कानून बनाया जाए तब जो है डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, यानी डीपीएसपी को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया, यानी कुछ आर्टिकल किसी भाग में रखें, कुछ आर्टिकल किसी भाग में। जैसे समाजवादी सिद्धांत, तो इसमें आर्टिकल आते हैं 38, 39, 39 से 41, 42, 43, 43 से तथा 47। गांधीवादी सिद्धांत में अनुच्छेद 40, 43, 43 भी, 46, 47, 48। उदार बौद्धिक सिद्धांत में अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 से 49, 50 और 51। कुछ आर्टिकल एक दो इनमें ऐसे भी हैं जो कि तीनों भागों में आते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन 3 भागों में जो है आर्टिकलों को बांट कर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 36। तो आर्टिकल का मतलब है अनुच्छेद। तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 36 कहता है राज्य की परिभाषा। अब दोस्तों, यहाँ पर जो राज्य है ये जो है राष्ट्र यानी देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे याद रखें दोस्तों, किसको? देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राज्य की परिभाषा यानी जैसे संसद है, राज्य सरकार हो गई, साथ ही अन्य निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, तो ये सारे मिलकर जो है किसकी राज्य को जो है परिभाषित करते हैं।
अब आर्टिकल 37 क्या कहता है, ये कहता है डीपीएसपी को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। यानी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इनको किसी भी कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता क्योंकि इन्हें वाद योग्य शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि इन्हें वाद योग्य शक्ति प्राप्त नहीं है तो इनको जो है नहीं लागू कराया जा सकता, यानी इनका उल्लंघन करने पर कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। तो ये आर्टिकल 37 कहता है। अब आर्टिकल 38 एक क्या कहता है, राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करे। तो आर्टिकल 38 कहता है राज्य का कर्तव्य है, यानी देश का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करे। अब आर्टिकल 39 क्या कहता है, आर्टिकल 39 की हम बात करते हैं। तो आर्टिकल 39 कहता है सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, यानी सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, यह आर्टिकल क्या कहता है, 39 कहता है। अब आर्टिकल 39 का ए को जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था। इसमें कहा गया सभी को समान रूप से न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करना। यानी आर्टिकल 39 का कै या ए कहता है सभी को जो है समान रूप से न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को जो है निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करना। तो यह आर्टिकल 39 का ए जो है कहता है। अब आर्टिकल 39 का घ क्या कहेगा, स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। आर्टिकल 39 का घ कहता है, आर्टिकल 39 का घ या डी कहता है अगर स्त्री और पुरुष जो है एक समान कार्य करते हैं तो उनको जो है एक समान वेतन मिलना चाहिए। आर्टिकल 39 का डी कहता है। अब आर्टिकल 39 का डी तो हो गया। अब आर्टिकल 40 आते हैं, ग्राम पंचायतों का गठन। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों का जो गठन है किस आर्टिकल में है। ग्राम पंचायतों का गठन जो आर्टिकल 40 के तहत जो है किया गया है। अनुच्छेद 41 में सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें, यानी सभी नागरिक अपनी योग्यता एवं शिक्षा के अनुसार जो है रोजगार पा सकें। ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 41 में दिया गया है। अब आर्टिकल 42 की बात करते हैं। आर्टिकल 42 इसमें कहा गया है कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं, साथ ही स्त्रियों को प्रसूति सहायता। मतलब आर्टिकल 42 कहता है कोई भी कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं, जहाँ पर कोई भी मजदूर काम कर रहा है ना तो वहाँ पर गर्मी हो ज़्यादा ना ज़्यादा ठंड हो, तो मानवीय दशाओं के बारे में बात की जाती है। साथ ही दूसरा पॉइंट है स्त्रियों को प्रसूति सहायता, यानी कोई महिला या स्त्री जो है किसी गवर्नमेंट यानी सरकारी नौकरी के पद पर है तो जब वह गर्भवती होती है तो उसको जो है प्रसूति सहायता जो है दी जाती है, यानी छुट्टियाँ दी जाती हैं और साथ ही जो है उसकी सैलरी बराबर आती रहती है। तो ये आर्टिकल 42 में है। अब आर्टिकल 43 की हम बात करेंगे। तो राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके। यानी आर्टिकल 43 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और उद्योगों में लगे हुए मजदूरों को कम से कम इतनी सैलरी मिल सके ताकि वह 2 टाइम की रोटी जो है समय से खा सके या आराम से खा सके। कम से कम इतनी तो सैलरी मजदूरों को मिलनी ही चाहिए, ये आर्टिकल 43 कहता है। अब आर्टिकल 43 का एक क्या कहता है, आर्टिकल 43 का एक को जो है कब जोड़ा गया था, इसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था। इसमें कहा गया था कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंधन में भागीदार बनाया जा सके। तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनमें जो है यूनियन लेबर होती है, यानी लेबर का एक यूनियन लीडर होता है। तो उसको जो है दोस्तों औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में जो है भागीदार बनाया जाए ताकि वह अपने मजदूर भाइयों के जो है मदद कर सके, उनकी आवाज़ उठा सके और उनकी जो भी परेशानियां उनको जो है दूर करवाया जा सके। इसीलिए जो है आर्टिकल 43 का क्या कहता है कि कर्मचारी को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जा सके। अब आर्टिकल 43 का बी कहता है, जिसको आर्टिकल 43 का बी है या ख है, इसको जो है 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जोड़ा गया था। इसमें कहा गया राज्य सहकारी समितियों का गठन, यानी राज्य सहकारी समितियों का गठन। आपने जितने भी ये देखे होंगे वी मार्ट है, विशाल मेगा मार्ट, छोटा बाज़ार, बड़ा बाज़ार, ये सारे जो है
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इन्हीं को जो है राज्य सहकारी समितियाँ कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 44 की समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता जो है, यदि इसकी बात करते हैं तो प्रथम राज्य गोवा था, यानी आज़ादी से पहले से ही जो है गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, और आज़ादी के बाद जो है प्रथम राज्य यूके यानी उत्तराखंड बन गया है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य, यानी स्त्री पुरुष सभी जो है समान हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे का जो बचे हुए आर्टिकल हैं तो इनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही कल ही की क्लास में जो है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है हम कंप्लीट कर लेंगे हाथों हाथ। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं, लेकिन संविधान में ये नहीं थे, इनको जो है बाद में जो है जोड़ा गया था। किस प्रकार जोड़ा गया था, कहाँ से लिए गए थे, सभी कुछ हम कल की क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।